हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर चर्चा की थी अधिवास क्या है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि भूगोल के अंदर हम अधिवास का अर्थ किसी एक मकान से नहीं लेते हैं या किसी एक घर से नहीं लेते हैं। हम अधिवास को एक व्यापक अर्थों में प्रयोग में लेते हुए एक या दो घरों की छोटी सी बस्ती से लेकर के बड़े से बड़े नगरों और महानगरों को हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने भी जाना था कि अधिवासों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, जिन्हें हमने अध्ययन के लिए दो भागों के अंदर बांट करके उनका अध्ययन किया था, प्राकृतिक और मानवीय। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जानकारी प्राप्त की थी कि अधिवास सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। उनको हमने जो विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर, चाहे वो स्थिति के अनुसार हो, चाहे आकार के अनुसार हो, चाहे मकानों की दूरी के आधार पर हो या फिर कार्य के आधार पर हो, उस आधार पर हमने उन्हें विभिन्न भागों के अंतर्गत बांटा था। तो हम आज यहाँ पर बात करते हैं कि जो कार्यों की प्रमुखता के आधार पर हमने अधिवासों को जो दो भागों के अंदर बांटा था, ग्रामीण और नगरीय, तो हम आज यहाँ पर बात करते हैं ग्रामीण अधिवासों के बारे में कि ग्रामीण अधिवासों के जो प्रकार हैं और प्रतिरूप हैं वो क्या हैं, किस रूप में हैं, अर्थात ग्रामीण अधिवासों को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके विभिन्न प्रतिरूप जो है वो हमें किस प्रकार से दिखलाई देते हैं, उस पर हम आज अपनी इस क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स पर कि टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट जो हैं वो क्या हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि हम ग्रामीण अधिवास किसको कहेंगे। तो यहाँ पर हम ये बात स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि ऐसी बस्तियां जिनकी बहुसंख्यक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य आदि में लगी रहती है, उन्हें हम ग्रामीण बस्तियों के रूप में जानते हैं, अर्थात वो रूरल सेटलमेंट के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूरल सेटलमेंट को जो हमने बांटा है कि रूरल सेटलमेंट कहें या उसे हम अर्बन सेटलमेंट कहें, उसके पीछे सबसे बड़ा जो बांटने का आधार है वो है कार्य। और जहां पर प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है, हम उन बस्तियों को, उन अधिवासों को हम ग्रामीण अधिवास के रूप में जानते हैं। ये जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, इन अधिवासों की संरचना पर स्थानीय वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जहां पर जिस प्रकार का वातावरण दिखाई देता है, वहां पर इनके निर्माण में सामग्री भी उसी प्रकार की प्रयुक्त मिली जाती है और इनको बनाने का जो आधार होता है, बनाने की जो संरचना है, वो भी उसी के आधार पर निर्धारित होती है। सामान्यतः ये आवास लघु और सीमित आकार के होते हैं, अर्थात ये अधिक बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं और गांव के रूप में ये जाने जाते हैं। और विश्व में सर्वाधिक अधिवास ग्रामीण अधिवासों के रूप में जाने जाते हैं, पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं अब सब प्रथम टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट की कि ये रूरल सेटलमेंट अर्थात ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके पीछे प्रकार में बांटने का हमारा आधार क्या है? वो आधार है मकानों का एकत्रीकरण, मकानों की संख्या तथा मकानों के बीच की पारस्परिक दूरी। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि इन ग्रामीण बस्तियों को मकानों के एकत्रीकरण के लेकर के या मकानों की संख्या तथा मकानों के बीच की पारस्परिक दूरी के आधार पर इन्हें चार भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। उनके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम आते हैं वो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट अर्थात सघन अधिवास। इस सघन अधिवासों में कई परिवारों के आवास एक इकाई भूमि पर गुम्फित रूप में पाए जाते हैं, अर्थात जहां पर बहुत नजदीक घर बने हुए होते हैं, मकान बने हुए होते हैं, वो सघन अधिवास के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, व्यवसायों और संगठनों के लोग एक साथ रह करके सामुदायिक जीवन जीते हैं। इन अधिवासों के चारों ओर स्थित भू संसाधन के दोहन और उपयोग में सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं। इन अधिवासों के उद्भव व विकास में भौतिक सुविधाओं के एक स्थान पर संकेंद्रित होने अथवा सुरक्षा आदि सांस्कृतिक या राजनीतिक कारकों का विशेष योगदान पाया जाता है। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर भूमि अधिक उपजाऊ होती है या जितने भी भौतिक सुविधाएं जो हैं वो बहुत छोटे क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रित होती हैं, तो वहां पर उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए इस प्रकार के अधिवास वहां पर विकसित होते हैं, जिन्हें हम
सघन अधिवास के रूप में जानते हैं। विश्व के जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान होते हैं वहां पर ही हमें सामान्यतः सघन बस्तियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि भूमि को अधिक से अधिक कृषि कार्य के अंदर काम में लिया जाए और अधिवासों में नजदीक के आपस में एक दूसरे कम दूरी का प्रयोग करते हुए, कम भूमि का उपयोग करते हुए ही अधिवास बनाए जाए और अधिक से अधिक भूमि को कृषि कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। इन बस्तियों को हम संकेंद्रित अर्थात कंसंट्रेट, कुंजित या गुच्छित अर्थात क्लस्टर्ड, नाभिकीय यानी कि न्यूक्लिएटेड और सामूहिक एग्लोमरेटेड आदि नामों से भी हम इन्हें जानते हैं। तो सघन अधिवास पहला प्रकार है कि मकानों के एकत्रीकरण और मकानों की संख्या और उनके बीच की पारस्परिक दूरी के आधार पर। इसी प्रकार दूसरा जो आता है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार में, उसे हम कहते हैं डिस्पर्ड सेटलमेंट, अर्थात प्रकीर्ण अधिवासों को एकाकी, आइसोलेटेड या छितरे हुए स्कैटर्ड अधिवास भी कहा जाता है। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर दूर एक या दो बस्तियों के घरों के रूप में फैले हुए होते हैं। विस्तृत कृषि क्षेत्रों में बड़े बड़े कृषि भूमि जहां पर होती है, जिनके पास होती है, उनमें बने हुए फार्म हाउस के रूप में एकाकी कृषि गृह तथा वास गृह भी प्रकीर्ण अधिवासों के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। ये अधिवास सामान्यतः विश्व के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्राकृतिक व सांस्कृतिक दशाएं मानवीय निवास के प्रतिकूल हो, जिसके कारण से व्यक्ति अपने ही खेतों के अंदर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके बीच में अत्यधिक दूरी पाई जाती है, तो वहां पर वो अपने ही खेतों के अंदर निवास करना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य जो अपने खेतों में विभिन्न कारणों से मकान बना करके भी रहते हैं, इन्हें भी एकाकी अधिवासों में ही शामिल किया जाता है और इस प्रकार के एकाकी अधिवास वर्तमान में ही अधिक विकसित हुए हैं। अर्थात चूंकि इन्हें कृषि के लिए, कृषि कार्यों के लिए बार बार दूसरी जगहों से अपने खेतों पर आना पड़ता है, तो इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए अब वर्तमान में कृषि क्षेत्र पर ही अर्थात अपनी कृषि भूमि पर ही सामान्यतः कृषकों के द्वारा अधिवासों का निर्माण कर लिया गया है, तो वो भी इस डिस्पर्ड सेटलमेंट या एकाकी अधिवासों के रूप में ही जाने जाते हैं। तीसरा जो प्रकार आता है इसका, वो कहलाता है कंपोजिट सेटलमेंट। इन ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत जो कंपोजिट सेटलमेंट होते हैं, इनके अंतर्गत कोई केंद्रीय या प्रमुख बस्ती नहीं होती है, बल्कि उसके स्थान पर गांव का जो सारा क्षेत्र होता है वो छोटे छोटे नगरों या पूर्वों में विभाजित होता है, छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर विभाजित होता है। इसके बावजूद भी उनके सामाजिक और सामुदायिक जीवन के अंदर हमें पारस्परिक मेल मिलाप और सहयोग की भावना देखी जाती है। यानी कि कोई एक केंद्रीय बस्ती नहीं है, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे 5-7 घर एक तरफ बने हुए हैं, फिर थोड़ी दूरी पर 5-7 घर और बने हुए हैं, फिर थोड़ी दूरी पर कुछ घरों की संख्या के आधार पर और बने हुए हैं, लेकिन वो सभी आपस में मेल मिलाप और परस्पर सहयोग की भावना रखते हैं। तो उस प्रकार का जो सेटलमेंट होता है उसे हम कंपोजिट सेटलमेंट कहते हैं। भारत के अंदर गंगा नदी के जो क्षेत्र हैं, गंगा घाघरा का जो दोआब है तथा विंध्यन का जो उच्च भाग है, वहां पर हमें इस प्रकार के सेटलमेंट दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जिनको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, अर्थात ये अपखंडित अधिवास कहलाते हैं। अपखंडित अधिवासों को हम अर्ध सघन सेमी कॉम्पैक्ट भी कहते हैं। जब किसी गांव विशेष के अंदर विभिन्न जातियों के मकान, विभिन्न वर्गों के मकान एक दूसरे से कुछ दूरी पर बने हुए होते हैं, तो वे अपखंडित अधिवास कहलाते हैं। अर्थात ये जहां पर विभिन्न वर्ग के लोग या विभिन्न जातियों के मकानों के बीच में कुछ दूरी पाई जाती है, अर्थात वो मोहल्लों के अंतर्गत बटे हुए होते हैं, लेकिन एक केंद्रीय बस्ती के रूप में वो जाने जाते हैं, तो उस प्रकार के अधिवासों को हम अपखंडित अधिवास के नाम से जानते हैं। ऐसी जो बस्तियां होती है वो सामान्यतः बाढ़ के क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी सामूहिक बस्ती के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि अधिवासों को मकानों की संख्या या उसके साथ साथ उनके बीच की पारस्परिक दूरी के आधार पर इन ग्रामीण अधिवासों को 4 विभिन्न भागों में बांटा गया है: कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, डिस्पर्ड सेटलमेंट, कंपोजिट सेटलमेंट एंड फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। तो हमने इन 4 प्रकारों के बारे में बात की कि ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत ये हमें विभिन्न प्रकार दिखाई देते हैं। अब हम अपनी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे
कि ग्रामीण अधिवासियों के जो विभिन्न प्रतिरूप हैं वो किस प्रकार हैं, उन्हें किस आधार पर वो विकसित होते हैं, हम इसके बारे में अब यहाँ पर अपने अगली क्लास के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।